हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है पावरफुल ओथ सेरेमनी। यानी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिन्होंने 9 जून 2024 को अपनी तीसरी मुद्दत के लिए हलफ उठाया है, उसकी सेरेमनी को जो है वो पावरफुल कहा जा रहा है। और उस सेरेमनी में कई ममालिक के सरबराहान ममलिकत ने शिरकत भी की। तो ऐसे में देखते हैं सर प्रशांत धवन साहब जो है इस बारे में क्या राय रखते हैं। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां के प्राइम मिनिस्टर जब पावर संभालते हैं, जब ओथ टेकिंग सेरेमनी उनकी होती है, तब 7 वर्ल्ड लीडर्स उनकी सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक पावरफुल फोटो है। एक बार को आप कह सकते हैं, मगर ये सारे देश तो छोटे छोटे कंट्रीज है ना। मालदीव्स है, नेपाल है, मॉरिशस, भूटान, बांग्लादेश। वेल, बांग्लादेश को एक छोटा देश तो बिल्कुल नहीं कह सकते आप, मगर इन कंट्रीज की इकोनॉमी, इन कंट्रीज के साइज को मत देखिए, इन कंट्रीज की इंपॉर्टेंस को देखो। एक बार को ये सब कंट्रीज मैक्सिको या फिर अर्जेंटीना के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, मगर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को इनमें से एक भी कंट्री ने चाइना को परमानेंट मिलिट्री बेस दे दिया, आप खुद ही सोच सकते हैं कि इंडिया के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये सभी कंट्रीज के लीडर्स पीएम मोदी के ओथ टेकिंग सेरेमनी में आए, ये बहुत बड़ी बात है। और जब पीएम मोदी और बाकी मिनिस्टर्स का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तब ये वर्ल्ड लीडर्स लगातार तालियां बजाते रहे। खड़े होकर, बैठकर इन्होंने तालियां बजाई है। और ये दृश्य आज से कुछ महीनों पहले किसी ने इमेजिन किया नहीं था कि देखने को मिलेगा कि मोहम्मद मुइज़्ज़ इंडिया के बारे में इतनी सारी स्टेटमेंट्स देने के बाद, इनकी पार्टी के लोगों ने इंडिया के अगेंस्ट इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स दी, इंडिया आउट कैंपेन चला दिया अपने पूरे देश में, उसके बाद ये इंडिया में आएंगे और बिल्कुल पीएम मोदी के साथ बैठेंगे, प्रेसिडेंट्स हाउस में बहुत ही लाविश डिनर को अटेंड करेंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली बातचीत भी कर रहे हैं ये पीएम मोदी के साथ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये सब देखने को मिलेगा, बट ये है पावर इंडिया की। इन सभी कंट्रीज को पता है कि आने वाले 5 साल तक, मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 5 साल तक इंडिया में यही प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं। तो रिलेशंस खराब करके कुछ अकॉम्प्लिश ये सब कंट्रीज नहीं कर पाएंगे। और भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर एक प्रॉपर मीडिया सेंटर प्रेस रिलीज भी जारी करी है, जहां पर लिखा है कि इन सब लीडर्स का पीएम और बाकी मिनिस्टर्स की ओथ टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करना दिखाता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस इंडियन ओशन रीजन में कितनी ज्यादा है। नाउ, शपथ ग्रहण समारोह के बाद टोटल कितने मिनिस्टर्स अब आ चुके हैं पीएम मोदी की कैबिनेट में? देखिए, 71 मिनिस्टर्स आ चुके हैं। कई जगह वैसे हो सकता है कि आपको नंबर दिखे 72, और 72 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पीएम मोदी को भी आप अगर काउंट कर लो तो नंबर 72 हो जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी भी एक मिनिस्टर ही है, प्राइम मिनिस्टर। और पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में जो ये नंबर है मिनिस्टर्स का, ये 72 से बढ़कर 75, 76, ये 81 तक जा सकता है। 81 की लिमिट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। उसमें ये बात साफ साफ लिखी है कि पार्लियामेंट की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका बस 15% इसी नंबर के आपके मिनिस्टर्स हो सकते हैं। तो 81 से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। तो अभी भी रूम है, कल को और मिनिस्ट्रीज बनानी है, मान लीजिए और पार्टीज ज्वाइन करना चाहती हैं एनडीए को, या फिर कुछ और होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा इन्होंने रूम छोड़ रखा है। मगर फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखिए अगर हम, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात देखने वाली ये थी कि डॉक्टर एस जयशंकर ने भी शपथ ग्रहण समारोह में पार्टिसिपेशन करी है। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ही रहने वाले हैं, क्योंकि इनको रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री तो लगता नहीं है कि मिलने वाली है। इनकी एक्सपर्टीज है फॉरेन रिलेशंस में, तो जयशंकर साहब विदेश मंत्रालय संभालेंगे, राजनाथ जी संभालेंगे मोस्ट प्रोबेबली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अमित शाह संभालेंगे होम मिनिस्ट्री, और नितिन गडकरी ये संभालेंगे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। तो काफी हद तक लग रहा है कि सेम मिनिस्टर्स ही रहने वाले हैं जो पीएम मोदी के पिछले कैबिनेट में थे। और अब हमको देखना होगा कि 100 डेज, जो आने वाले 100 दिन हैं, इनमें क्या होगा। जब भी नई सरकार बनती है तो जो 100 डेज है ना स्टार्टिंग के, इसमें बताया जाता है कि बड़े निर्णय लिए जाएंगे। ना, पीएम मोदी ने इलेक्शन से पहले बताया था कि 100 नहीं, हमने 125 डेज का एक प्लान बना रखा है। तो ये प्लान क्या होने वाला है ये देखना होगा। मेरा पर्सनली मानना है कि अगर हम फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो हमारा ध्यान इस लिस्ट पे जाने वाला है। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। वैसे आप अगर देखो ना, एवरेज मेरे व्यूज 7-8 लाख से लेकर 1.2 मिलियन 1.3 मिलियन तक चले जाते हैं, मगर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था
इसको 5 लाख से भी कम व्यूज आए थे, क्योंकि एक बहुत ज्यादा कड़वी रियलिटी मैंने बताई थी यहाँ पर कि इन सब कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है और ये चीज इंडिया को हर्ट कर रही है। वी मस्ट फिक्स दिस। तो जो ट्रेड इम्बैलेंस है हमारा, इसको फिक्स करने की कोशिश की जाएगी। इसको आप कैसे फिक्स करेंगे? बहुत सारे नई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके, और इस उम्मीद से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके कि इन कंट्रीज को हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे इन द फ्यूचर। नाउ इंडिया ओमान की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जल्द दोनों देश एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंडिया के लिए। यूएई के बाद यह सेकंड गल्फ कंट्री होगा जिसके साथ इंडिया एक एफटीए साइन कर रहा होगा। और ओमान में आपको बता दूं, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमान ने अपना जो डकम पोर्ट है ये भी इंडियन नेवी के लिए ओपन कर रखा है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। और दोनों जो यूएई है और ओमान है, दोनों कंट्रीज बॉर्डर भी शेयर करते हैं। तो ये एरिया आप कह सकते हैं इट इज वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया। फिर देखो, उसके बाद हो सकता है कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए। इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत के इतिहास का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम देखें भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है, कंट्री के हिसाब से नहीं, कंट्री के हिसाब से देखोगे तो नंबर 1 चाइना है। अगर हम इंटरनेशनली देखें एज ए ट्रेडिंग ब्लॉक तो नंबर 1 पे है यूरोपियन यूनियन। $135 बिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड होता है हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ। तो इनके साथ जो एफटीए है, पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाएगा। ये एफटीए इतना बड़ा है कि मीडिया में काफी बार ना इसको शादी का नाम दिया जाता है कि लिटरली एक टाइप की ये शादी होगी, क्योंकि एक बार ये एफटीए साइन कर लिया उसके बाद पुल आउट करना बहुत ही मुश्किल होगा। और इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि जब हम यूरोप के साथ ट्रेड करते हैं तो ट्रेड डेफिसिट नहीं होता, हमको फायदा ही होता है। $16 बिलियन हम यूरोप को एक्स्ट्रा बेचते हैं। तो अगर एफटीए में हमको अपने हिसाब से जो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यूरोप को, वहां पे थोड़ी सी और अगर हमको छूट मिल गई, ये $16 बिलियन 50-60 बिलियन भी हो सकते हैं। इट कैन वेरी मच हैपन। और याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन में आज के समय यूके नहीं आता, तो इसलिए यूके के साथ अलग से बातचीत चल रही है एक एफटीए की। ये बातचीत रिसेंटली ठंडे वक्त में चली गई थी। रीजन काफी हद तक यही था, यूके भी वेट कर रहा था कि इंडिया में इलेक्शंस के बाद क्या होता है, क्या कोई नई सरकार आती है, कोई फेरबदल होता है, क्या पता कल को नए लोगों के साथ बातचीत करनी पड़े। तो अब यूके के साथ भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये हो जाएगा कंक्लूड। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू। इसके साथ भी देखिए एफटीए हो सकता है कि बहुत ही जल्द फिनिश हो जाए। इस पर 7वें राउंड की बातचीत चल रही है। जी हाँ, बहुत लंबे समय से हम बात कर रहे हैं पेरू के साथ, क्योंकि पेरू में बहुत सारे लिथियम के रिजर्व्स हैं। इंडिया चाहता है कि इस लिथियम रिजर्व का एक्सेस मिल जाए इंडिया को, तो इस पर भी बातचीत होगी। एडवांटेज देखिए यह है कि सिंस डॉक्टर एस जयशंकर ही भारत की विदेश नीति संभालेंगे, साथ में पीयूष गोयल साहब भी मोस्ट प्रोबेबली कॉमर्स मिनिस्टर बन जाएंगे। हालांकि मुझे पता नहीं, हो सकता है मे बी उनको वित्त मंत्री भी बनाया जाए, मे बी कहूंगा मैं अभी, क्योंकि अभी अनाउंस हुआ नहीं है कि मंत्रालय कौन सा मिलेगा किस मिनिस्टर को। बट ईदर वे एक कंटिन्यूएशन जो रहेगी ना, उससे पॉसिबिलिटी है कि ये सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी हो जाएं, क्योंकि इंडिया बहुत ही जल्द इन एफटीएस के लिए एक एसओपी भी बना देगा। ये है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि कल को किसी भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है तो कुछ इंडिया की शर्तें होंगी, कुछ हमारी डिमांड्स होंगी, वो सेम ही रहने वाली है। एक आप कह लीजिए यूनिफॉर्म अप्रोच होगी हमारी। तो ओथ टेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, उसका जो इम्पैक्ट है ये बहुत ही जल्द आप देखोगे। इंडिया बहुत सारे एफटीए साइन करने वाला है और आने वाले 125 दिन बहुत ही ज्यादा इवेंटफुल भी रहेंगे। बहुत कुछ होगा इन 125 दिनों में। जो डाउट थंबनेल देखने के बाद मेरे दिमाग में था, वो सर ने पहले ही लम्हे में क्लियर कर दिया, क्योंकि जिन ममालिक के सरबराहान मुमलिकत ने शिरकत की है वो भारत के हमसाए हैं और छोटे छोटे ममालिक हैं। जैसे मालदीव के बारे में कहा जा रहा था, बांग्लादेश के बारे में कहा जा रहा था, और भूटान या नेपाल के जो भी मतलब आसपास के ममालिक जिन्होंने शिरकत की है। लेकिन अगर आप इसमें एक सफारती कामयाबी माने तो मेरा ख्याल है कि जो मालदीव के सदर का आना है वो भारत की एक बड़ी सफारती कामयाबी हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में दोनों ममालिक के दरमियान हालात जो हैं वो अच्छे खासे कशीदा हो गए थे, और लगता है ऐसा ही था कि अब जो है ये रिलेशन इतनी जल्दी बहाल नहीं हो पाएंगे। लेकिन उन्होंने शिरकत की है तो अच्छी बात है। लेकिन भारत अपने एक तरफ के हमसाये को भूल गया, पाकिस्तान की तरफ से किसी को दावत नहीं दी जाती। तो मुमकिन है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ ले जाते, और पहली बार 2014 में नवाज शरीफ साहब गए भी थे। इतनी बात नहीं थी, अगर मोदी साहब बुलाते तो मियाँ साहब ना जाते। लेकिन चलें, भाई दिल मानने की बात है। लेकिन
आज 10 तारीख को, पता नहीं आप ये वीडियो कब देखेंगे, लेकिन 10 जून को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश कर दी है और ये अपना एक अखलाकी फ़रीज़ा है जो उन्होंने सर अंजाम दे दिया। लेकिन अगर आप इसके ऊपर मेरी राय देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये मैं नरेंद्र मोदी को इसकी कोई कामयाबी कह सकता हूँ। उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी ने अपना पिछला जो टेन्योर देखा है 2019 से लेकर 24 तक, उसमें उन्होंने एक वर्ल्ड लीडर की हैसियत इख्तियार की है। ये इस बात का एतराफ़ करता हूँ मैं कि उनकी दुनिया के लीडरों में एक नुमायाँ हैसियत होगी। चाहे आप G20 का कोई इजलास देख लें या आप आलमी सतह पे होने वाले इजलास देख लें, जिन का भी ये भारत मेंबर है, जब भी वहाँ पे इजलास होते थे तो नरेंद्र मोदी कभी जो बाइडन के साथ, कभी जस्टिन ट्रूडो जो हैं इधर कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म उनके साथ, और अगर आप रूस की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन हो जाएं या फिर फ्रांस के जो हैं सदर, वो तो नरेंद्र मोदी के साथी दोस्तों में शुमार किए जाते हैं। लेकिन इस ओथ सेरेमनी यानी तकरीब हलफ बर्दारी में हमें इंडिया से कोई भी बड़ा चेहरा देखने को नहीं मिला। कनाडा से तो हालात उसी वक्त ख़राब हो गए थे जब हरदीप सिंह नाजर के कत्ल का इल्ज़ाम कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय सरकार पर बराह रास्त लगा दिया था। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका से, फ़्रांस से और रूस और इसके अलावा अरब दुनिया में भी अगर आप आओ तो अरब दुनिया में भी UAE का सबसे बड़ा जो सिविल अवार्ड है वो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो अरब दुनिया में भी इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन इन सारे बड़े वर्ल्ड लीडर्स की अदम मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि कहीं ना कहीं अब दुनिया को इस बात का अदराक हो रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो एक होल्ड भारत के ऊपर था और जो उनकी एक रेपुटेशन थी और जो उनकी एक अवाम के साथ तल्लुक़दारी थी वो अब कम होती हुई दिखाई दे रही है। मैं ये तो नहीं जानता कि इन लोगों को दावतनामे दिए गए हैं या नहीं दिए गए, लेकिन इन लोगों की अदम शिरकत जो है वो इस बात का कहीं ना कहीं इशारा ज़रूर दे रही है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सियासी जमात BJP में अब वो दमखम नहीं रहा। और अब जो दूसरा इत्तेहाद है INDIA यानी इंडिया के नाम से जो इत्तेहाद बनाया गया है, जो जुलाई 2023 में बना था, और जब वो उस वक्त इत्तेहाद बना था मैंने उस वक्त भी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी और मैंने उस वक्त कहा था कि जब 2024 के इलेक्शन का नतीजे आएंगे तो इस इत्तेहाद की तरफ से नरेंद्र मोदी को एक झटका भी लग सकता है। और ऐसा ही हुआ। 303 से BJP का ख्वाब था 400 पे जाने का, बल्कि 400 प्लस का, 400 पार का था, लेकिन वो जो है वो 303 से सिमट कर इधर नीचे 240 के ऊपर आ चुके हैं। यानी कि तकरीबन 97 बड़ी तो नहीं लेकिन 63 कम ज़रूर हो गई। तो यहाँ एक बहुत बड़ा डेंट है जो BJP के वोटर को पड़ा है और BJP जमात को पड़ा है उनके वोटर की तरफ से। और ये इस बात का सबूत है कि भारत में जो अब सियासी मिजाज है लोगों का वो तब्दील होता चला जा रहा है और अब एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम नारे मारकर आप वोट हासिल नहीं कर सकते। अगर INDIA आज के दिन से ही अपने अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दे तो मैं अगली बार जो कोई वज़ीर-ए-आज़म देख रहा हूँ वो INDIA का ही देख रहा हूँ। हालांकि कोई इल्म गैब तो नहीं है, ना ये कोई पेशगोई है, ना ही मैं कोई तजियाकार हूँ, लेकिन पिछले कुछ अरसे में जो सियासी मुहर्रकात हुए हैं उनकी तरफ देख के ऐसा ज़रूर लगता है कि भारत में जो एक तब्दीली है अवाम की सतह को लेके वो ज़रूर महसूस की जा रही है। और उसकी वजूहात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान हो जाए या इंडिया जैसे ममालिक हो जाए, ये जो सियासत है वो शख्सियात के गिर्द घूमती है जो कि बिल आखिर एक सियासी जमात के लिए तबाही और बर्बादी का रास्ता पैदा कर देती है। पाकिस्तान की अगर आप मिसाल लें तो पाकिस्तान की सियासी जमातों से जब आप उनके लीडरान को ख़त्म करते हैं ना, या लीडरान को निकालते हैं, ख़त्म करने से मुराद है कि उनको साइड पे करते हैं, तो फिर पीछे कुछ भी नहीं बचता। यानी कि अवाम की जो डायरेक्ट वाबस्तगी है वो सियासी जमात के लीडरान के साथ होती है। आप चाहे इमरान खान साहब देख लें, चाहे नवाज शरीफ साहब देख लें, चाहे इधर जरदारी साहब देख लें, जो भी इनको वोट पड़ते हैं वो अक्सरियत ही इन्हीं लीडरान की वजह से पड़ते हैं। इसी तरह फिर इंडिया में भी हमें देखने को मिला कि BJP ने जितनी भी अपनी सारी सियासत की उसका महवर उन्होंने एक शख्स को बना लिया जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, और उसका उनको नुकसान हुआ। और मैंने साल पहले भी यही बात की थी कि जब कोई भी सियासी जमात किसी एक शख्स के गिर्द घूमना शुरू कर देती है तो उसका एंड जो है वो नाकामी के सिवा कुछ भी नहीं निकलता, और वो जो है उसका एक अमली नमूना हमें इस इलेक्शन में नज़र आ गया। और अब तो जो 2029 के इलेक्शन है वो पता नहीं इतनी ज़िंदगी भी है कि नहीं, हम में से किसी ने वो वक्त देखना भी है कि नहीं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो BJP का जो है ना इससे मज़ीद इससे नीचे आने का इम्कान है 2029 के इलेक्शन में, क्योंकि BJP जिस शख्स के सर पे रही है अब उस शख्स का जो है वो सूरज गुरूब हो चुका है। और अब नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म बन तो गए हैं, बहुत सारी उनको मुबारकबाद भी, और बनना उनका हक भी था क्योंकि वो एक मेजॉरिटी जमात के यानी कि जिस जमात ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, गो के वो अक्सरियत नहीं हासिल कर सके, लेकिन फिर भी BJP ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, तो अखलाकी तौर पर भी नरेंद्र मोदी का वज़ीर-ए-आज़म बनना हक था।
लेकिन जो मज़े इन्होंने पहले ले लिए हैं और जिस इख्तियार और इक़्तिदार के साथ इन्होंने वक्त 5 साल गुजार लिया है, अब लगता नहीं कि अगले 5 साल इन्हें वो नसीब हो पाएगा। और जो इनका एक बादशाहों वाला ठाट बाट है और इनका एक हर बात को हरफ़ आखिर कह देने वाला और अपने आप को कुल बीजेपी समझ लेने वाला एक जो माइंड सेट है ना, उसके ऊपर एक ज़रब लग चुकी है। आप किसी भी जमात से हों, आप कांग्रेस से हों, आप बीजेपी से हों, मैं किसी जमात से नहीं हूँ, इसलिए मैं जो है वो बिल्कुल गैर मुनसिफाना किस्म का, यानी कि गैर क्या कहते हैं उसको, यानी कि जो किसी की फेवर नहीं करता, वो वाला मैं तजिया कर रहा हूँ। ठीक है या गलत है, ये आप इस चीज़ का फ़ैसला खुद कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी का जो एक बादशाहों वाला ठाट बाट था ना, वो 4 जून के रिज़ल्ट के बाद ख़त्म होना शुरू हो चुका है। वो बन चुके हैं वज़ीर-ए-आज़म, अच्छी बात है, लेकिन वो जो इक़्तिदार के नशे उनको पिछले 5 सालों में लगे हुए हैं ना, कि अगर ऐवान सदर इसका भी, अगर पार्लियामेंट का भी इफ्तिताह हो रहा है तो वो भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, कोई बड़ा ट्रेन चल रही है वो भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, कोई सूबाई प्रोजेक्ट है वो भी नरेंद्र मोदी उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, उस चीज़ को ज़रब लग गई। और मुझे बड़ी अच्छा लगा कि यार इंडियन जो अब वोटर हैं वो इतने मैच्योर हो चुके हैं कि वो सिर्फ अब सोशल मीडिया के ऊपर बिकने वाले नहीं हैं और सिर्फ सोशल मीडिया के नारों की वो पीछे ला के वोट देने वाले नहीं हैं। तो वेल डन इंडियंस। जो मैं ये नहीं कहता कि मतलब कि नरेंद्र मोदी जो है वो अक्सरियत से नहीं आए तो बहुत इंडिया का नुकसान हो गया, बल्कि इस एक स्टेप से इंडिया में जमहूरियत मजबूत हुई है। और अब जिस तरह आप अगले इलेक्शनों में बढ़ेंगे, ये इसके अच्छे नतीजे आपको मुस्तकबिल बईद में, यानी कि इन फ्यूचर आपको जो है वो अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। नहीं तो एक वक्त में तो ऐसे हालात हो गए थे कि लगता था शायद इंडिया में 1 पार्टी रूल ही आ जाएगा। बीजेपी जो है वो बिल्कुल हर जगह इक़्तिदार में जाई जा रही थी। अपने कारकर्दगी से आना चाहिए, कारकर्दगी से बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन एक शख्स को रोल मॉडल बना के जब पीछे पूरी सियासी जमात हाथ बांध के खड़ी हो जाती है, तो फिर जब वही शख्स साइड पे हटता है तो फिर पीछे जमात के पल्ले कुछ नहीं रह जाता। अगर आप अमेरिका से इसकी मिसाल लें, डेमोक्रेटिक्स हैं या रिपब्लिकन्स हैं, ये 2 ही जमातें अमेरिका में इक़्तिदार में आती हैं। और इनमें से जो डेमोक्रेटिक्स हैं उसे वो 1828 में बनी थी, जिसे अब बने तकरीबन 200 साल होने लगे हैं। और इसी तरह जो रिपब्लिकन्स हैं वो 1854 के आसपास बने और उन्हें बने तकरीबन 170 बरस हो चुके हैं। यानी कि 170 बरस और 200 बरसों में ये जमात बार बार इक़्तिदार में आ रही है, उसकी कॉमन सी वजह है कि इन्होंने किसी एक चेहरे को अपना हरफ़ आखिर बना के सामने नहीं लाए। तो उसका नतीजा ये निकला कि ये जो जमात है ये अवाम में आज भी मकबूल है। या रिपब्लिकन्स जीत जाते हैं या डेमोक्रेटिक्स जीत जाते हैं। और वही अगर ये जमात शुरू में बनाई जाती और फिर किसी एक चेहरे को ही सब कुछ ला के सामने खड़ा कर दिया जाता, फिर जो ही वो चेहरा हटना था पीछे से उस जमात के पल्ले वो कुछ रह नहीं जाना था। आप कांग्रेस की मिसाल ले लें, जब इंदिरा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का और उनके बाद इंदिरा गांधी का ज़माना था, तो कभी लगता था कि ये लोग इक़्तिदार से हटेंगे? ऐसा नहीं लगता था कि इंदिरा गांधी के पड़पोते भी एक दिन वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? बाद में फिर बीजेपी ने आके जो है उनका सफाया कर दिया। फिर बीजेपी भी अगर अब कोई सियासतदान जब कोई सियासी रहनुमा बनता है और कौम का रहनुमा बनता है, तो फिर वो जो उस जमात है ना, उसकी ग्रोथ उस वक्त अच्छी निकल के सामने आती है, बजाय कि एक शख्स के ऊपर ही रोक लिया जाए। तो ठीक है जी, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं नरेंद्र मोदी के लिए। ये 3री बार वज़ीर-ए-आज़म बने हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। और जो सियासत में इन्होंने नारे मारे थे इलेक्शन मुहिम के दौरान, ये पाकिस्तान को चूड़ियाँ पहनाने वाली और घर के घुसने मारने वाली वगैरह वगैरह, वो सिर्फ सियासी नारे थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक समझदार और तजर्बाकार वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे वो अपने 3रे टेन्योर का आगाज़ करेंगे, जिसमें वो खित्ते के सारे ममालिक को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। अब अगर इनके वज़रा की बात की जाए तो ऐसा ही लगता है जैसे 19 की जो है कैबिनेट वो रिपीट होने जा रही है। जिस तरह जो है शंकर जी हैं, जो एक बड़े सफारतकार हैं और बड़े ही जिनकी रेपुटेशन है दुनिया में, और उन्होंने आलमी सतह पर खारजा महाज के ऊपर इंडिया का मुकदमा बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में लड़ा है और हमें दुनिया में इंडिया की कामयाब खारजा पॉलिसी जो है वो नज़र भी आती है। तो जयशंकर जी दोबारा फॉरेन मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, जिसकी यानी कि अभी तो मोटी मोटी इतला है, बल्कि नहीं, उन्होंने तो उठा लिया लफ। आगे अब राजनाथ सिंह की बात करें, वो वज़ीर दिफा हैं, मुमकिन है कि वही आगे बन जाए, क्योंकि उनके पास फिर एक एक्सपीरियंस भी आ जाता है एक वजारत को चलाने का। फिर इसी तरह जो हैं अपना अमित शाह हैं, वो होम मिनिस्टर बनेंगे, वज़ीर दाखिला। लेकिन उसके बाद जो है वो नितिन गडकरी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के वज़ीर होंगे। लेकिन ये हमारी पसंदीदा वजारत रेलवे का रह गया एशनी वैष्णव जी, जिन्होंने साल 2021 से इस वजारत को संभाला हुआ है और उसके बाद से हमें रेलवे में बदतदरीज बड़ी बेहतरी देखने को मिल रही है। तो मैं चाहूँगा कि यार एक बार फिर हमें एशनी वैष्णव जैसा पढ़ा लिखा, एक समझदार, तजुर्बाकार इंसान मिले भारतीयों को, ताकि जो है वो रेलवे के जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं उनको मुकम्मल किया जा सके और इंडियन रेलवेज़ को बुलंद किया जा सके। और
ये तो इसे वजारत के तलब मेरी अच्छी खासी दिलचस्पी भी है, और रेलवे मिनिस्टर को लेके तो फिर जो चूँकि रेलवे का कंटेंट इस चैनल के ऊपर ज़्यादा है और दिलचस्पी भी ज़्यादा है, तो इसलिए उनका नाम वक्तन फ़वक्तन लिया ही जाता रहेगा। तो बाकी ठीक था जी, अच्छी सेरेमनी थी। लेकिन अगर मोदी के म्यार के लीडर आते जो कभी हमें आलमी जो हैं तनज़ीबात उनके मौक़ों के ऊपर देखने को मिलते थे, तो यार ज़्यादा पावरफुल हो जाती। लेकिन जियोग्राफिकली देखा जाए तो बात सर की ठीक थी कि मैक्सिको और ब्राज़ील जितने तो हमारे लिए साजगार नहीं हो सकते, क्योंकि वो तीसरी दुनिया के बन जाते हैं। लेकिन हमसाया होने के नाते इनका आ जाना अच्छी बात थी। लेकिन जो म्यार नरेंद्र मोदी का है, ये उस म्यार के मुताबिक नहीं थे। आप किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, ताकि आपके म्यार का कंटेंट बन सके। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।